हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट से जो आपका सिलेबस, जो लेटेस्ट सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और जो सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसकी फर्स्ट यूनिट आपको करवाने वाला हूं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी इजी समरी होगी, पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है एंड वहाँ से आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले सिलेबस दिखा दूं। यूनिट फर्स्ट मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद आगे की यूनिट्स आपके सामने लिखी हुई हैं। बहुत जल्दी ही मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। और हमारी ये 10 मिनट सीरीज है, मींस 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा चैप्टर समझा दिया जाएगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो हमारे इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर था, वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था। सबसे पहले मिलिट्री, नेवल सर्विसेज और कमर्शियल अफेयर्स। जो लोग कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर होते थे, ठीक है, वहां पे अगर मैं आपको बताऊं, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द सर्वेंट्स फ्रॉम द पीपल एम्प्लॉयड इन मिलिट्री एंड नेवल सर्विसेज, बेसिकली दे नोन एज सिविल सर्विसेज, जो लोग इस चीज में जुड़े हुए थे, ठीक है। और चार्ल्स कॉर्नवेलिस जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे 1786 से लेकर 1793 तक, जो कि ब्रिटिश आर्मी जनरल भी थे और ऑफिशियल भी थे, वो सबसे पहले सिविल सर्विसेज लेकर आए इंडिया के अंदर। इसीलिए उनको फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनफैक्ट जो कमर्शियल अफेयर्स जितने भी होते थे कंपनी के अंदर, सिंस टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, ड्यूरिंग दोज डेज सिविल सर्वेंट्स वर नॉट अपॉइंटेड। जिस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उस टाइम पे क्या होता था, कि मतलब कोई ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह ऐसा नहीं होता था, उनको नॉमिनेट किया जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होती थी वो नॉमिनेट करती थी। फिर उसके बाद आगे आता है, ये फोटो है चार्ल्स कॉर्नवालिस का, या लॉर्ड कॉर्नवालिस भी इनको कहा जाता है, गवर्नर जनरल थे इंडिया के। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं ब्रिटिश इंडिया के अंदर कैसा था सिविल सर्विसेज का। तो आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी। और ये होता क्या था, कॉलोनियल पीरियड में यही सबसे बड़े ऑफिसर्स होते थे। 1858 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जब ब्रिटिश क्राउन मींस ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल आया था इंडिया के ऊपर। इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो होते थे, उनका एक एग्जाम होता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे आज आप जो यूपीएससी का एग्जाम देते हो, ये उसी की हिस्ट्री है, जब अंग्रेजों ने इस चीज को शुरू किया था। एग्जाम्स में बड़े बड़े घर के लोग बैठते थे, जो बहुत एलिट फैमिलीज से आते थे। और जो ऑफिसर्स होते थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दी जाती थी, बड़ी बड़ी सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर। जैसे पॉलिसी मेकिंग के अंदर वो काम करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करना, लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, और इस तरीके से कुछ होता था। और क्या है यहाँ पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज के अलावा कुछ सेंट्रल और प्रोविंशियल सर्विसेज भी होती थी, जैसे द इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको आईपीएस कहा जाता है, आज भी है ये। फॉरेस्ट सर्विस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस, ये भी होता था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सिक्योर रखना। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जो होती थी, वो रीजनल लेवल पर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ऑफिसर्स होते थे। लैंड रेवेन्यू सबसे बड़ा सोर्स था पैसा आने का। आईसीएस से ही कुछ ऑफिसर्स को चूज किया जाता था जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट भी इंप्लीमेंट किया था 1793 में। और उसके बाद रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम, ये सभी रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम थे। होता क्या था कि ये लोग जाके और पैसे लेते थे, मतलब किसानों से। और इसी के लिए इन्होंने बाद में कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया था कि भाई रेवेन्यू कलेक्ट करके आओ, और इस तरीके से है। एंड देन जुडिशरी की बात करूं, तो जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और जो इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते थे, वही हाई कोर्ट के अंदर जज भी होते थे। और धीरे धीरे जब आगे इन पावर्स को सेपरेट किया गया 1860s के बाद, तो एग्जीक्यूटिव का काम अलग हो गया, जुडिशियल फंक्शंस थोड़े से अलग हो गए। पहले ये सब यही ऑफिसर्स कर दिया करते थे। और एजुकेशनल एंड सोशल सर्विसेज, ये क्या है, जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे, एजुकेशन से, सोशल सर्विसेज से, ठीक है। जैसे कुछ पॉलिसीज होती थी जिनको इम्प्लीमेंट करना होता था, जैसे मैकेलेज की पॉलिसी थी एजुकेशन से रिलेटेड, कि इंडियंस को इंग्लिश सिखानी है, इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। इसमें भी कुछ ऑफिसर्स होते थे जो इंग्लिश को फैलाने के लिए काम करते थे।
फिर आता है रिप्रेजेंटेशन एंड क्रिटिसिज्म। जो सिविल सर्विसेज थी उस टाइम की, वो ज़्यादातर इंडियन लोग उसमें नहीं थे, उसमें ज़्यादातर एलिट बड़े बड़े अंग्रेज वो ही थे। सो इंडियंस ने लगातार आवाज़ उठाई कि भाई हमारा भी उसमें पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे 1919 के, उससे ये अटेम्प्ट किया गया कि जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाया जाए, पर वो धीरे धीरे बढ़ा। ओवरऑल सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है कि क्या काम होता था सिविल सर्वेंट्स का, कहाँ कहाँ पर उनको यूज किया जाता था। फिर आता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज आज की डेट में है, वो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है। सो सिविल सर्विसेज जो है इंडिया के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत हार्ड होता है। और यूपीएससी का एक एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, सीएसई एग्जाम जिसको कहा जाता है, यूपीएससी कंडक्ट करता है इसको। टफेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इंडिया का और ग्लोबली भी। और इसमें प्राइमरी एग्जाम होता है आपका प्रिलिमिनरी, और फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपसे पूछी जाती है। जो आपका प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, और इसमें कुछ जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस भी होते हैं, एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। मेंस एग्जाम जो होता है वो रिटन एग्जाम होता है, जहां पे आपके 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 7 आपके रैंक डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू। सो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। जो लोग मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, और फिर वो जो पैनल बैठा होता है वो ये देखता है कि कैंडिडेट की पर्सनैलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और उसकी डेप्थ नॉलेज कितनी है। ट्रेनिंग के लिए फिर उनको सेलेक्ट होने के बाद भेजा जाता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, मसूरी के अंदर। और ये ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है, इसमें इनको सिखाया जाता है क्या स्किल्स होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट, एक ऑफिसर्स के अंदर, और कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल किया जाता है। ये पूरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल सब चीजें सिखाई जाती हैं। फाउंडेशन कोर्स होता है। सो स्पेशलाइज ट्रेनिंग में जाने से पहले एक फाउंडेशन कोर्स होता है लबासना के अंदर ही, और ताकि और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए जो आगे सिविल सर्वेंट्स बनने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, एथिकल सारी बातें उनको सिखाई जाती हैं। और ठीक है, ये मसूरी में है लबासना ट्रेनिंग सेंटर। और फिर उसके बाद ये लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। जब फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाता है तो ये ऑफिसर्स को भेजा जाता है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए अलग अलग एकेडमीज के अंदर। जैसे आईएएस जो बनता है वो लबासना के अंदर जाता है, जो आईपीएस में सेलेक्ट होता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जाता है। सो बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, ताकि ऐसे अच्छे लोगों को जो अकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, जिनके अंदर पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छी नॉलेज है, उन्हीं को ही इसमें चूज किया जाता है। जब भी ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और यही सारी इसमें बातें थी। फर्स्ट यूनिट में जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।